हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जिन 3 पार्ट्स में हमने बांटा हमारे अध्ययन को, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, उसमें आज हम आदिऐतिहासिक काल के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, यहां हम इसे कह देते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, यहां हम इसे कह देते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे प्रकाश में आई, यहां से हम शुरू करेंगे। दरअसल 1856 में लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। बर्टन बंधु नाम आता है 2 भाइयों का, जो इंजीनियर थे, उस जिनकी देखरेख में उस रेलवे लाइन का बिछाने का जो काम है वो चल रहा था। तो बर्टन बंधु उस टाइम उस मौके पे मौजूद थे और रेलवे पटरियों के नीचे बिछाने के लिए जो रोड़ी, आपने देखा होगा रेलवे लाइन जहां भी बिछी होती है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, रोड़ी बोल देते हैं अपने, वो बिछाई जाती हैं। उसके ऊपर फिर रेलवे ट्रैक जो है बिछाया जाता है। तो नजदीक कोई पर्वत नहीं था, रोड़ियों का थोड़ा अभाव था, तो ये बात भी कहां से लाया जाए। तो जो मजदूर उनके साथ थे उन्होंने बताया भी जनाब यहीं समीप एक टीला है, वहां से पक्की ईंटें निकलती हैं, तो क्यों ना अपने ये जो रोड़ी की जो समस्या है, हमारी ईंटों की जो समस्या है, तो वहां से हम पक्की ईंटें ले आए ताकि ये रेलवे लाइन बिछाने का जो काम है लाहौर से कराची तक ये पूरा हो सके। तो उन्होंने जब बात की मजदूरों से, उस टीले को देखा, वहां से पक्की ईंटें वहां उपलब्ध थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, यस कर दिया। और वहां से ईंटें लाके, हड़प्पा टीले से ईंटें लाके और बिछा के रेलवे लाइन का जो काम है मुकम्मल किया गया। उस टाइम बर्टन बंधुओं को यह पता नहीं था कि वो दुनिया की एक महान सभ्यता और उसका एक महान स्थल हड़प्पा, उसको तहस नहस कर रहे हैं, वहां से ईंटें निकाल रहे हैं। दरअसल ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो स्थल है, ये पंजाब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां रावी नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल एक टीले के रूप में था और स्थानीय लोग अपनी जरूरत के लिए वहां से पक्की ईंटें उठा के लाया करते थे। और रेलवे ट्रैक वाला जो अभी हमने बात की बर्टन बंधुओं ने 1856 में, तो इन्होंने भी वहां से ईंटें निकाल के ट्रैक को पूरा करने का काम किया। उसी दौरान बर्टन बंधुओं को एक मोहर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मोहर थी वो उनको मिली, जो इन्होंने ऊपर सरकार तक पहुंचाई। लेकिन इस बात का उनको अंदेशा नहीं था भी ये कोई प्राचीन सभ्यता है। हाँ, निश्चित रूप से उस मोहर को देखने से उनको लगा भी जरूर ये किसी प्राचीन राजा महाराजा की मोहर है। उसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन जो है किया गया। मार्शल ने जो है हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। जो खुदाई का कार्य है वो 1921 में सर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा टीले का जो है वो उत्खनन किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा जो है मोहनजोदड़ो, जगह का नाम है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है। जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है, ये स्थल सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। तो इस प्रकार
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का उत्खनन हुआ। दरअसल अगर कालक्रम की बात करें, सबसे पहले 1856 में बर्टन बंधु, जिन्होंने पहली बार इस जो सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया। भी निश्चित रूप से इतनी मात्रा में ईंटें मिल रही हैं तो कोई प्राचीन राजधानी मोहर भी इनको मिली थी, ऐसा कुछ इनको, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं कहने की स्थिति में नहीं थे। उसके 1956 के बाद 1861 के अंदर कनिंघम का नाम आता है। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो गठन है ये 1861 के अंदर किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो इसका गठन किसने किया? कनिंघम। ये इसके पहले महानिदेशक बने। उसके बाद जो हम बात करते हैं जॉन मार्शल की, कनिंघम ने भी हड़प्पा टीले का जो है 1861 के अंदर सर्वेक्षण किया था, लेकिन निश्चित रूप से ये उसके जो है प्राचीनता को भी नहीं समझ पाए, इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए भी ये निश्चित रूप से कोई इतनी प्राचीन सभ्यता है। इसकी वजह यह है भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश में आने से पहले भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वो वैदिक सभ्यता से मानी जाती थी, ऋग्वेद से माने जाते थे। अर्थात 1500 बीसी से लगभग भारत के इतिहास की शुरुआत की जाती थी। सबसे प्राचीन जो भारत के अंदर सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता को माना जाता था। किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था भी वैदिक सभ्यता से भी 2,500 से 3,000 साल पहले एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी है। इसी वजह से जो हड़प्पा का महत्व है उसको बर्टन बंधु भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, कनिंघम भी नहीं समझ पाया है, लेकिन जॉन मार्शल को जब 1904 के अंदर इन्होंने जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया तो इन्होंने फिर दोबारा से सर्वे किया हड़प्पा टीले का और 1921 में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। अब जहां तक मोहनजोदड़ो की बात है, राखलदास बनर्जी, दरअसल राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का जो टीला है, मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध का जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां सिंधु नदी के किनारे ये स्थल स्थित है। इस टीले के ऊपर एक कुषाण कालीन स्तूप था। उस स्तूप की खुदाई कर रहे थे दयाराम साहनी, लेकिन उसी स्तूप की खुदाई करते समय इनको वहां से नीचे एक नगर होने की जो है साक्ष्य मिले, तो फिर व्यापक रूप से जब खुदाई करवाई गई तो विशाल नगर जो मोहनजोदड़ो का प्राप्त हुआ। दोनों ही नगर जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जैसे एक विद्वान की हम बात करते हैं पिगट महोदय, तो पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानियां कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। दोनों महानगर हैं इस सभ्यता के। हड़प्पा की बात करें तो 5 किलोमीटर का जो है घेरा है हड़प्पा के नगर का, लेकिन हड़प्पा नगर हमें ज्यादा सुरक्षित अवस्था में नहीं मिला है। इसकी वजह है भी जो ईंट चुराने वाले लोग हैं उन्होंने दुर्दशा कर दी उस स्थल की। वो ईंटों को निकालने के लिए उसमें से खुदाई करते रहे और धड़ाधड़ ईंटें निकालते रहे, तो जो पुरातत्व के महत्व की वस्तुएं हैं वो नष्ट हो गई उसमें। क्योंकि जहां भी इतने प्राचीन समय के स्थलों की खुदाई होती है तो उसकी बकायदा एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक से बड़ी ही सावधानी से खुदाई की जाती है, तो ही हमें जो है वो साक्ष्य उपलब्ध हो पाते हैं। क्योंकि इतनी प्राचीन समय की जो सभ्यता है उसमें मृद भांड के टुकड़े हैं या किसी मनुष्य के कोई अस्थि विशेष है, ये सारी चीजें लगभग नष्ट प्राय स्थिति में होती हैं। थोड़ा भी आघात लगने पे पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, मिट्टी में मिट्टी हो सकती हैं, तो बड़ी सावधानी से उनकी खुदाई करनी होती है। लेकिन शुरू में कोई सावधानी नहीं रही तो हड़प्पा ज्यादा सुरक्षित अवस्था में हमें नहीं मिला है। लेकिन चूंकि मोहनजोदड़ो में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी तो मोहनजोदड़ो का जो नगर है वो हमें सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो ये
इसके प्रकाश में आने की बात है तो सर जॉन मॉर्शल ने ही फिर पहली बार लंदन वीकली नाम की एक पत्रिका थी जो लंदन से प्रकाशित होती थी, उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता नाम से इस सभ्यता का नामकरण भी जॉन मॉर्शल ने किया और पूरी दुनिया के सामने इस बात को रखा भी एक सभ्यता प्रकाश में आई है भारत के अंदर। तो कह देते हैं भी जहां भारत का इतिहास पाया जॉन मॉर्शल ने, उससे जो है 2500 से 3000 साल उसको पीछे ले गए। पीछे ले जाने का मतलब है पहले हम शुरुआत 1500 बीसी से मानते थे, लेकिन हड़प्पा की जो तिथि क्रम है वो 3000 से 3500 बीसी तक चला जाता है। अब इसके नाम की बात करें, 3 नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के जितने भी स्थलों का उत्खनन हुआ वो सारे के सारे सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित थे। सिंधु या उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित थे। आप सबको ध्यान है भी सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकल के भारत के जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच बहते हुए अरब सागर में आके गिरती है, और जो 5 नदियों की हम पंजाब वाली बात करते हैं वो सारी उसकी सहायक नदियां हैं। तो सारे स्थल शुरू में यही मिले तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दूसरा जो नाम है हड़प्पा सभ्यता, किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थल प्रकाश में आता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो इस सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल प्रकाश में आया, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता उचित है। तीसरा जो हमने बात की सिंधु सरस्वती सभ्यता, देखो बाद के समय में खास तौर पे स्वतंत्रता के पश्चात जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई तो भारी मात्रा में गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर अनेक स्थल प्रकाश में आए। ये सारे के सारे जो स्थल थे ये सरस्वती नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित थे। तो जितने स्थल हमें सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र में मिले उससे ज्यादा स्थल हमें सरस्वती नदी के अपवाह क्षेत्र में मिले, इसलिए इस सभ्यता के लिए केवल सिंधु घाटी सभ्यता, केवल सिंधु नदी के नाम पर इसका जो नामकरण है वो अब उचित नहीं माना जाता है, इसलिए इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान के अंदर किया जाता है या फिर हड़प्पा सभ्यता। 1 मिनट के लिए हम सरस्वती नदी की बात कर लें, थोड़ा इसके अपवाह क्षेत्र की, फिर आगे बढ़ेंगे इस सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सरस्वती जो नदी है सरस्वती नदी प्राचीन भारत की एक पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के अंदर इसे नदी तमे, अंबे तमे कहा गया है, पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। सरस्वती नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी। शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के पंजाब में बहते हुए, भारत के अंदर अगर बात करें, छोटा सा मैप बना लेते हैं अपने, तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के जो है पंजाब, सबसे पहले पंजाब में अपवाह है इसका, उसके बाद ये आ जाती है हरियाणा में, और हरियाणा के बाद आ जाती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद चली जाती है गुजरात में, और गुजरात से 2 शाखाओं के अंदर ये बंट जाती है। एक शाखा इसकी इधर विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान के अंदर। तो सरस्वती नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के पंजाब में बहते हुए हरियाणा में, और हरियाणा से बहते हुए राजस्थान में, हनुमानगढ़ से लगभग ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती थी, और फिर आगे जो है रेगिस्तान के अंदर विलुप्त हो जाती थी। एक शाखा इसकी आगे बहते हुए जो गुजरात की तरफ चली जाती थी, वहां से 2 शाखाओं में कच्छ के रण में और खंबात की खाड़ी की तरफ जाके विलुप्त हो जाती थी ये। तो इस अपवाह क्षेत्र के अंदर जो है बहुत ज्यादा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो स्थल हैं, वो गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान के अंदर जो मिले हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें, जो घग्गर नदी है ये लगभग उसी जगह पर बह रही है जिस जगह पर कभी सरस्वती नदी बहा करती थी।
उसी जगह पर वर्तमान जो घग्गर नदी है, ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करके रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी लगभग उसी जगह जो है बह रही है। बड़े लंबे चौड़े जो सर्वे हैं वो सरस्वती नदी के लिए हुए हैं, सैटेलाइट से भी तस्वीरें ली गई हैं, वैसे भी सर्वे हुए हैं। उससे ये वैज्ञानिक रूप से ये बात बिल्कुल प्रमाणिक हो चुकी है भी प्राचीन काल में इस जगह के ऊपर जो है वो सरस्वती नदी बहा करती थी। ये पूरी तरह से अब एक प्रमाणिक बात है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। एक मैप से थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे हम इसको। ये इधर पाकिस्तान का भी मैप बना लेते हैं साथ ही। ये सिंधु नदी आ गई, ये उसकी जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अगर विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर विस्तार है इसका, पूर्व से पश्चिम जो है 1600 किलोमीटर विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात कर लें सबसे पहले तो दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता का महाराष्ट्र के अंदर परवरा नदी के किनारे दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर रह जाता है सुतकांग को बलूचिस्तान, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है जो चिनाब नदी के किनारे है। तो मांडा सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का रह जाता है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर में इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार है। और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में मिलता है हमें हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो यमुना की एक सहायक नदी है। और सबसे पश्चिमी जो स्थल है सुतकांग को बलूचिस्तान में मिलता है शादीकौर नदी का नाम है, जिस नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। इतने विशाल क्षेत्र के अंदर जो हमें ये स्थल मिलते हैं। मुख्य संकेंद्रण जो है इनका वो यूं गुजरात में है। गुजरात के अलावा अरब सागर के तट पर पाकिस्तान में इधर, और सिंधु नदी के समीप समीप पंजाब में, बीच में ये जो रेगिस्तान वाला इलाका है ये सारा आप छोड़ दीजिए, इसके अंदर इसके स्थल हमें नहीं मिलते हैं। इधर फिर ऊपर पंजाब में और हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की तो टोटल 917 स्थल, 917 स्थल हमें भारत के अंदर अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं।
481 स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। 2 स्थल जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। प्रमुख स्थलों की बात करें तो जैसे हड़प्पा हमने अभी बात की थी, इसके अलावा रहमान डेरी वगैरह ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर स्थल हैं। भारत के पंजाब के अंदर जो हैं वो रोपड़, तरखान डेरा वगैरह 2-3 स्थल हैं जो पंजाब भारत के अंदर है, उसके अंदर जो स्थल स्थित हैं। हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, मीताथल वगैरह स्थल स्थित हैं। राजस्थान के अंदर कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल स्थित है। गुजरात के अंदर बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, धोलावीरा है, यहाँ लोथल है हमारे पास, रंगपुर वगैरह है, सारे गुजरात के अंदर हैं। सिंध के अंदर जो है हमें अभी हमने बात की मोहनजोदड़ो की, चहुंदड़ो की, ये प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर सुतकानको वगैरह जो हैं प्रमुख स्थल हैं। ये सारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने एक आलमगीरपुर की बात की है, महाराष्ट्र के अंदर दहमाबाद की बात की है। तो ये सारे जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। आगे हम बात करते हैं विशेषताओं की, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं की अगर मैं यहां पर बात करूं, पूरे की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक जैसा नगर नियोजन देखने को मिलता है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही आकार की ईंटें हमें मिलती हैं, 1:2:4 की। पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही जो है जैसा नगर नियोजन हमें देखने को मिलता है। जल निकास प्रणाली एक जैसी देखने को मिलती है। जो लोगों के मकान हैं उनको बनाने का जो तरीका है वो एक जैसा हमें मिलता है। 2 भागों में सभी नगर मुख्यतः विभाजित हैं, उत्तरी टीला, पूर्वी टीला। तो सभी नगर उसी जो है अनुपात में विभाजित हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पूरे का पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इतने विशाल क्षेत्र में एक जैसी जो है नगर योजना पाए जाना, एक ही जैसी जो मोहरें हैं, ईंटें हैं वगैरह वगैरह ये चीजें हमें मिलती हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है भी किसी एक जगह से पूरी सभ्यता के ऊपर शासन हो रहा था। या हम कह सकते हैं भी ये जो एक रूपता पाई जाती है ये इस बात की प्रतीक है भी ये सारे लोग, इतनी विशाल सभ्यता के जो लोग हैं उनका आपस में जो आवागमन था वो सुलभ था। एक से दूसरी जगह तक ये लोग विचरण करते थे। तो ही जैसी नगर योजना हमें जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे या अफगानिस्तान के अंदर मिल रही है वैसी की वैसी हमें गुजरात के अंदर मिल रही है। जैसी हमें उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है वैसी नगर योजना अगर हमें बलूचिस्तान के अंदर मिल सकती है तो हम कह सकते हैं कि ये 1600 किलोमीटर की जो दूरी है तो उस समय के लोग इसको तय करके वहां तक पहुंचते थे। तो एक जैसी नगर योजना पर ये नगर स्थापित हुए। तो हम इसकी विशेषताओं के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, इसकी सड़कें, सबसे महत्वपूर्ण इसकी जल निकास प्रणाली, ईंटों, मोहरों, मनकों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म दर्शन, उनका रहन सहन, उनका समाज, अंतिम संस्कार की कार्यवाहियां वगैरह, ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। इसके अलावा विशिष्ट स्थापत्य जो हमें मिला है, जो विशाल नगर सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्राप्त हुए हैं, प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है। तो इनसे जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, या लोथल का बंदरगाह वगैरह है, इन सब पर हम एक एक करके विस्तार से अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।